ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 25, दूसरा यूनिट शुरू हो रहा है आज से हमारा। तो सबसे पहले लिखा है 25 पर प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का मतलब रीडिंग से पहले। हु इज़ योर फेवरेट पोएट? आपके सबसे पसंदीदा शायर कौन है? शेयर सम कॉपलेट्स दैट यू लाइक। कॉपलेट्स का मतलब उनके शेर। उर्दू में शेर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपलेट्स कहते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस सूफ़ी पोएट ऑफ सिंध? क्या आप सिंध के किसी सूफ़ी शायर को जानते हैं? जब भी लफ्ज़ सूफ़ी शायर आएगा तो हमारे जहन में क्या आएगा? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं जनाब हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में। तो स्टार्ट ले रहा हूँ मैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डेवोटीज़। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिनको प्यार से कहते हैं लाल लतीफ़, उनके डेवोटीज़। डेवोटीज़ का मतलब क्या होता है? अक़ीदतमंद। सही है, उनके जो अक़ीदतमंद हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेवोटीज़। उर्दू में लफ्ज़ है डेवोटीज़, उर्दू में अक़ीदतमंद और इंग्लिश में डेवोटीज़। वाज आ नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर। वो एक बहुत ही नुमाया, नोटेड का मतलब नुमाया, सिंधी सूफ़ी स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब आलिम फाजिल आदमी को क्या बोलते हैं? माइस्टिक मजहबी, सेंट सूफ़ी एंड पोएट और शायर थे। ठीक है, तो शाह अब्दुल लतीफ़, जिनको प्यार से उनके अक़ीदतमंद लाल लतीफ़ कहते हैं, वो एक नुमाया सिंधी सूफ़ी आलिम और मजहबी शख्सियत, सूफ़ी और शायर थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। ही इज़ कंसिडर्ड, वो समझे जाते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड, वो समझे जाते हैं एज़ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट, अज़ीम तरीन मुस्लिम शायर ऑफ द सिंधी लैंग्वेज, सिंधी ज़बान के, सिंधी ज़बान के अज़ीम तरीन शायर समझे जाते हैं। अ रिनाउंड पाकिस्तानी स्कॉलर, एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी आलिम, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ प्ले, और ड्रामा लिखने वाले, ड्रामाज एंड स्टोरीज़, ड्रामा और स्टोरीज़ लिखने वाले, मिर्ज़ा खलीज बेग, जिनका नाम मिर्ज़ा खलीज बेग है, इज़ सैड, वो कहते हैं, टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भिटाई। सही है, उनसे कहा गया, इज़ सैड टू हैव कलेक्टेड, कि वो जमा करें डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भिटाई, वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात जमा करें। सम ऑफ़ द ओल्ड पीपल, कुछ पुराने लोगों से, लिविंग एट दैट टाइम, जो ज़माने में रहते थे। दीज पीपल हैड हर्ड दीज फैक्ट्स, उन लोगों ने सुन रखा था ये हक़ाइक़, फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स, अपने बाप से और अपने दादा से। सम ऑफ whom हैड सीन शाह लतीफ़ इन पर्सन, उनमें से कुछ ने शाह लतीफ़ को ज़ाती तौर पर देखा हुआ भी था। एंड हैड इवन स्पोकन टू हिम, और उनसे बात भी की थी। समझ रहे हैं आप? तो शाह लतीफ़ की जो बचपन है, उनका जो पूरा दौर है ज़िंदगी का, वो एक हमारे यहाँ के एक बहुत मशहूर आदमी, जिनका नाम है खलीज बेग, ठीक है, उन्होंने जो है वो जमा किया उनके बारे में मालूमात। और मालूमात जमा करने के लिए उन्होंने क्या तरीक़ा अख्तियार किया? जिस इलाक़े में शाह लतीफ़ रहे हैं, उस इलाक़े में वो चले गए और वहाँ के रहने वालों से पूछा कि भाई आप बताइए शाह लतीफ़ के बारे में। तो उन्होंने किससे सुना हुआ था? अपने अब्बा से, और उनके अब्बा ने किससे सुना हुआ था? उनके अब्बा से। इस तरह से बाप दादा से जो बात एक दूसरे को कहते हुए आ रहे थे, मिर्ज़ा खलीज बेग ने वो सारी बातें सुनी और सुनकर एक जगह किताबी शक्ल में लिखना शुरू कर दी। ठीक है,
अच्छा जी, एज अ सूफ़ी पोइट, एक सूफ़ी शायर के तौर पर, एक सूफ़ी शायर के तौर पर लतीफ़ उर्स, लतीफ़ का जो उर्स है इज़ हेल्ड, वो मुनक्किद होता है एट हिज शराइन, उनके मज़ार पर एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, सूफ़ी शायर के तौर पर उनका उर्स हर साल उनके मज़ार पर मुनक्किद होता है ऑन 14 सफ़र, 14 सफ़र को, द सेकंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर के लिहाज से दूसरा मंथ, यानी मुहर्रम के बाद जो सफ़र आता है उसमें 14 तारीख को इनका उर्स होता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर, हज़ारों लोग जमा होते हैं, एंड लिसन, और सुनते हैं, टू द सैंड सॉन्ग, सूफ़ी के गानों को, संग ऑन द तंबूरो, जिसको तंबूरों पे गाया जाता है। तंबूरो जो एक आले का नाम है, सही है, यानी जैसे सितार होता है, जैसे गिटार होता है, ऐसे ही तंबूरो होता है, लेकिन तंबूरों में एक तार होता है, सिर्फ एक तार ही बजाते हैं। जैसे गिटार में तो ज़्यादा तार होते हैं, सितार में भी ज़्यादा तार होते हैं, लेकिन तंबूरों में एक तार होता है। मैनी लर्नड मैन रीड पेपर्स, बहुत से पढ़े लिखे लोग पेपर्स पढ़ते हैं, दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ, जो लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में बताता है, वो उन पेपर्स में लिखा होता है, एंड इस पोइट्री, और उनकी शायरी के बारे में। यानी उर्स के मौके पर लोग जो है किताबों में से लतीफ़ के बारे में पढ़ के लोगों को सुनाते हैं कि लतीफ़ ऐसे थे, उनकी शायरी ऐसी थी। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, कुछ अहम बातें जो मुख्तलिफ़ आलिम लोगों ने बयान की हैं अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो, वो नीचे दी गई हैं। अब ये आपको बक्सेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात बयान किए गए हैं। तो पहला बक्स हम पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड एंड फैमिली, उनका बैकग्राउंड क्या था और फैमिली क्या था। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान, शाह लतीफ़ के आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं, यानी उनके बाप दादा असल में कहाँ रहने वाले थे, अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। सम हिस्टोरियन से, कुछ तारीख़ नवीस कहते हैं, दैट द शाह's फादर, के शाह लतीफ़ के जो वालिद थे सैयद हबीब शाह, जिनका नाम सैयद हबीब शाह था, माइग्रेटेड फ्रॉम मैतियारू, कि वो मैतियारू से उन्होंने हिजरत की थी। हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान में उनकी बाप दादा की जगह थी। टू भैनपुर इन सिंध, और आके वो कहाँ बसे थे, भैनपुर सिंध में। हिजरत कहाँ से की थी, मतियारू, ठीक है, मतियारू से उन्होंने हिजरत की थी, और कहाँ हिजरत की थी, सिंध में हिजरत की थी, इलाके का नाम था भैनपुर। इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद बिलावल, और वो ये हिजरत उन्होंने इसलिए की थी कि वो यहाँ पर कोई सूफ़ी थे जिनका नाम था बिलावल, उससे वो रूहानी चीज़ें सीखना चाहते थे। सही है। अदर सेज, और दूसरे लोग कहते हैं कि हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हिरात, कि उनके जो बाप दादा थे उन्होंने हिरात से जो है वो हिजरत की सिंध में। तो अब दो किस्म के लोग हो गए। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, आए तो अफ़गानिस्तान से ही हैं, ठीक है, लेकिन हिरात तो असल में ईरान में है, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो अफ़गानिस्तान से सिंध में आए उनके बाप दादा, और कुछ लोगों का कहना है कि वो हिरात से सिंध में आए। सिंध वाज दैन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, उस ज़माने में सिंध मुसलमानों की सकाफ़त का मरकज़ था। एंड शाह लतीफ़्स एंड सिस्टर्स लाइक्ड इट सो मच, और शाह लतीफ़ के जो बाप दादा थे उन्होंने इसको बहुत पसंद किया, इस इलाके को, दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम, कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब वो यहीं पर अपना घर बनाएंगे। तो ये एक हिस्ट्री की बात है कि अगर ये सोचा जाए कि आपका असल कहाँ से ताल्लुक़ है, तो इसमें जो है ना, जो तारीख़ नवीस हैं वो दो अलग अलग बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से आए, कुछ लोग कहते हैं कि वो ईरान से आए। अच्छा, वो आए किस लिए थे, यहाँ पर बिलावल के नाम से कोई सूफ़ी थे, तो इनके वालिद जो है वो उनसे रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। और जब वो आके इन्होंने सिंध को देखा, सिंध उस ज़माने में सेंटर था मुसलमानों की सकाफ़त का, तालीम का,
मज़हब का, यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने में, ठीक है, मदरसे थे और बहुत बड़े बड़े आलिम यहाँ मौजूद होते थे। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने देखा तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने इसी को क्या बना लिया, फिर अपना घर बना लिया। ये पहला नोट ख़त्म हुआ। दूसरा नोट, द नेम भिटाई। अब उनका नाम भिटाई कैसे पड़ा? इन 1742 1742 में शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम। शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट, और वो रहने चले गए एक टीले पर, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज, उनके गांव से कुछ फासले पर। सही है, यानी वो रह रहे थे मज़े से, शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी, लेकिन बस उम्र के उस एक ख़ास वक्त में आके उन्हें खुदा की तरफ लगाव हो गया बहुत ज़्यादा, और उन्होंने फिर अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के एक टीले पे जाके बसेरा किया, रेत के टीले के ऊपर। अ माउंड ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट। एक रेत का टीला जो है वो भिट कहलाता है इन सिंधी ज़बान में। ड्यू टू द फैक्ट, इसी हकीकत की वजह से, दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट, कि वो इस टीले पर रहे फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी। शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, इसीलिए उनको भिट का सूफ़ी कहा जाता है। टू दिस डे, उस दिन से, ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री, वो मशहूर हो गए सारे मुल्क में, एज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से, और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट, या फिर शाह लतीफ़ टीले वाले के नाम से। ठीक है, ये दूसरा उनका पार्ट हो गया। आपको पता चल गया बैकग्राउंड क्या है, आपको पता चल गया उनका नाम भिटाई कैसे पड़ा। कैसे पड़ा भिटाई? एक टीले पे रहते थे, टीले को सिंधी में भिट कहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया सेंट ऑफ भिट या भिट के सूफ़ी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगले पेज पे तीसरा जो पॉइंट है, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, यानी शाह लतीफ़ की इब्तदाई लाइफ और उनकी एजुकेशन के बारे में। शाह भिटाई वाज बोर्न इन 1689 AD। शाह लतीफ़ पैदा हुए 1689 ईस्वी में, 14 सफ़र 1102 AH। ईस्वी के लिहाज से 1689 है और हिजरी के लिहाज से 1102 है। तो उसमें ये पैदा हुए इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, एक छोटे से गांव में जिसका नाम क्या है, हाला हवेली। अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशा। आज भिटशा का जो मुकाम है उससे चंद मील के फासले पर ये इलाका है हाला हवेली, वहाँ पे पैदा हुए। लतीफ़ वाज रेज्ड, रेज्ड का मतलब बड़े होना। लतीफ़ वाज रेज्ड, लतीफ़ उस ज़माने में बड़े हुए, द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर, जो सिंधी कल्चर का सुनहरा दौर था। हिज फर्स्ट टीचर वाज आखवंद नूर मोहम्मद भट्टी। ठीक है, उनके जो पहले उस्ताद थे उनका नाम आखवंद नूर मोहम्मद भट्टी था। आखवंद कहते हैं टीचर को सिंधी में। बट मेनली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपनी तालीम खुद ही हासिल की। यानी पहले इब्तदाई जो टीचर हैं वो तो ये हैं, लेकिन बाकी बाद की जो तालीम है उनकी अपनी ज़ाती तौर पर हासिल करता है। आगे लिखते हैं, आल्थो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, अगरचे कि उन्होंने बहुत कम आम तालीम हासिल की। द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट, लेकिन ये जो उन्होंने एक रिसाला लिखा था वो हमें ये सबूत देता है कि ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल, कि उनको अरबी भी और फ़ारसी भी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। सही है, यानी शाह लतीफ़ अगरचे के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब हम उनका एक किताब उन्होंने लिखी है रिसालो, शाह जो रिसालो के नाम से किताब है शायरी पर, उस रिसाले का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि उसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए अरबी के भी और लफ्ज़ इस्तेमाल किए फ़ारसी के भी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनको अरबी भी आती थी और साथ साथ फ़ारसी भी आती थी। वेरियस रेफरेंस इन शाह जो रिसालो इंडिकेट, मुख्तलिफ़ हवाले शाह रिसालों के अंदर ये ज़ाहिर करते हैं कि ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान, कि उनकी कुरान मजीद में भी बड़ी गहरी नॉलेज थी, एंड द हदीस, और हदीस में भी उनको बहुत इल्म था। यानी जब आप शाह जो रिसालो किताब पढ़ते हैं उनकी शायरी की, तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनको कुरान पे भी अच्छी खासा अबूर था और उनको हदीस पर भी अच्छा खासा अबूर था।
His poetic collection included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poem. उनकी जो शायराना कलेक्शन है, सही है, इंक्लूडेड उसमें शामिल है द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और एंड शाह करीम्स पोएम्स और शाह करीम की नज़में। ये दो मशहूर आदमी गुज़रे हैं। जलालुद्दीन रूमी के बारे में शायद आपने सुना हो। रूमी साहब ने भी जो है वो शायरी की थी तसव्वुफ़ पे, ठीक है, सूफ़ीज़म पर। तो वो शायरी मशहूर हुई है, उसे कहते हैं मसनवी मौलाना रूम। अल्लामा इकबाल ने भी उनको जो है बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो इनकी जो शायरी है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, उन्होंने जो किताब लिखी शाजुर रिसालो, उस किताब में उनकी जो मसनवी है उसके भी तर्जुमे मौजूद हैं। इससे मुराद ये ली जा रही है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो मसनवी मौलाना रूम है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। तो ये हो गया जनाब उनका तीसरा। उसके बाद चौथा यूथ का मतलब उनकी जवानी। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे बस, ठीक है। नंबर 4, यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। जब ये जवान हुए तो इनका जो दिल था वो बहुत हसास था। वाइल ही वॉज ओनली अ बॉय, जब वो सिर्फ़ एक लड़के ही थे, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, तो उन्होंने शायरी तरतीब देना शुरू कर दी। हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो फितरत की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होते थे। फिल्ड हिज हार्ट, इस बात ने उनका दिल भर दिया था विद द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत से। इन 1713 में द सूफ़ी पोइट मैरिड विद बीबी सईदा बेगम। इस सूफ़ी शायर ने शादी कर ली एक ख़ातून से जिनका नाम क्या था, बीबी सईदा बेगम। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज, उनकी बीवी का इब्तदाई सालों में ही इंतकाल हो गया। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, इससे पहले कि वो उनके यहाँ कोई औलाद होती। हाउ एवर शाह नेवर मैरिड अगेन, फिर शाह लतीफ़ साहब ने दोबारा शादी नहीं की। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टूवर्ड्स रिलीजियन, उनका जो दिल था वो ज़्यादा से ज़्यादा झुकता था मज़हब की जानिब, एंड डिवोशन और मुराक़बे की जानिब। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और उनको बेचैनी महसूस होने लगी। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, उन्हें ये महसूस हुआ कि वो आम घरेलू ज़िंदगी अब नहीं गुजार सकते, बल्कि उन्हें अब घर छोड़ के अल्लाह के रास्ते में और तन्हाई में जो है जाके इबादत करनी चाहिए। तो ये जनाब था 4 पैराग्राफ हमने आज पढ़े हैं। बैकग्राउंड एंड फैमिली, और उन नाम उनका क्यों पड़ा भिटाई, और उनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, और उनकी जवानी के बारे में। ठीक है, आप इसको ज़रा रिपीट कीजिए, और जो लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछिए उसके मायने।